नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पे आधारित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर से आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रमेय को समझने से पहले हम समझेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उदाहरण के द्वारा। तो सबसे पहले देखा जाए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखा जाए भाई, कहा गया वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं या वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा देखिए 4, 6, 8 ... ये सब भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 4 का अगर हम अपवर्त निकालें यानी 4 किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, तो 4 का अपवर्त 4 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और स्वयं 4 से। देखिए 1 व स्वयं के अलावा 2 से विभाजित अर्थात अन्य संख्या से विभाजित, इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या। 6 का अगर हम देखें तो 6 1 से विभाजित होगा, 2 से, 3 से व स्वयं 6 से। 1 व स्वयं के अलावा 2 और 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार से 8 को देखेंगे तो 8 भी 1 से, 2 से, 4 से और स्वयं 8 से विभाजित होती है, इसलिए 8 भी भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से हम भाज्य संख्या के बारे में जानकारी दिए। आशा करते हैं भाज्य संख्याएं किससे कहते हैं आपको समझ में आया। आइए देखा जाए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या इसी का उल्टा है, जो एक व स्वयं से ही विभाजित हो। वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझा जाए 2, 3, 5, 7 ... इस प्रकार से ये सब अभाज्य संख्या में आती हैं, क्योंकि अगर हम 2 को देखें, 2 का अपवर्त लिखें तो 2 केवल 1 से व स्वयं से विभाजित होगा। इस प्रकार से 3 1 व स्वयं 3 से विभाजित हो। 5 को देखा जाए तो 5 1 व स्वयं से विभाजित होती हैं। तो ऐसी संख्याओं को
अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। दोनों का परिभाषा उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक पॉइंट आपको नोट करना है। नोट क्या करना है, देखिए ध्यान से। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य संख्या के अंतर्गत रखा गया है और ना ही अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखा है। ये बात आपको याद करना है, याद रखना है। दो की बात करें तो दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी है? 2। और अगर 3 की बात करें तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या कितना है? 3। ये बात ध्यान में रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। और एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जो जानकारी दी गई आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइए अब देखा जाए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कथन क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आइए देखा जाए एक उदाहरण के द्वारा कि अभाज्य संख्या को जो कथन दिया है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे 234 का अभाज्य गुणनखंड यदि किया जाए, भाज्य गुणनखंड तो 234 को हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। फिर 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पे सम संख्या नहीं है। अब हम 3 से देखेंगे तो 3 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले अंकों का योगफल निकालिए। यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जिस 7, 1, 8, 1, 9 इनका योगफल 9 मिलेगा और 3 से भाग कराएंगे, 9 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 3 से विभाजित हो जाएगी संख्या। तो 3 त्रिका 9, 2 11, 3 9 27। फिर 3 से विभाजित करें तो ये जाएगा 13। तो 234 एक भाज्य संख्या है और इसका हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शन करेंगे। तो 234 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, या इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 2, क्योंकि 3 आधार समान है, घात 1 गुणा घातें जुड़ती हैं और गुणे 13। तो आप देख रहे हैं भाई 2, 3, 13 ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। और 234 क्या है? एक भाज्य संख्या। तो यही आधारभूत गणित के आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का जो कथन है, आशा करते हैं आपको समझ में आया। आइए देखा जाए इसका अनुप्रयोग। अंकगणित की आधारभूत
प्रमेय का अनुप्रयोग। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग हम समझेंगे। ध्यान दीजिए कि इस प्रमेय का प्रयोग हम दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने में करते हैं। ध्यान देंगे, इस प्रमेय का प्रयोग दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक और एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक की गणना करने में करते हैं। ये बताया गया भाई कि इस प्रमेय का प्रयोग दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ या एलसीएम निकालने में करते हैं। और हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसके लिए दो लाइन आपको याद करना है। जैसे अगर हम कहें कि एचसीएफ निकालना हो, यानी मासा, महत्तम समापवर्तक, तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। सॉरी, गलती हो गई। यदि हम दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों या सीएफ अर्थात मासा निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करेंगे। ठीक, अब अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं। ध्यान दीजिए, कहा गया जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो दो या दो से अधिक जो भी पूर्णांक दिया होगा उनका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे और उसकी सबसे छोटी घात लेकर के दी गई इस अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकालेंगे। देखिए, जब मासा कहा जाएगा महत्तम समापवर्तक में घात छोटी रखी जाती है और इसी का उल्टा एलसीएम, जिसे लासा कहा जाएगा, इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले भाज्य संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं। ध्यान दीजिए, एचसीएफ जब निकालेंगे तो घात छोटी लेंगे। किसकी घात? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ये भी याद ध्यान में रखना है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेंगे। और एलसीएम जब निकालेंगे तो इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का, इसमें उभयनिष्ठ नहीं देखा जाता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात रखा जाता है। ठीक भैया, यही दो लाइन याद करेंगे तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट नोट करके।
यदि दो संख्याओं का या दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो दोनों संख्याओं या दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के लिए, दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के लिए या दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ गलती हो गई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। अर्थात दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक फार्मूला ये याद करना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग से हम दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल निकाल सकते हैं और दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कैसे गुणनफल निकाला जाता है। क्वेश्चन दिया है 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन आप देखेंगे ध्यान से। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए। पहले तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से विभाजित होगा, 2 तियां 6, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 72 का निकालिए, 2 से विभाजित होगा तो 2 तियां 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18 और फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 72 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। या इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। इस प्रकार 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 छक 12, 60 हो गया, 2 तियां 6, 30 आया, 15 होगा, 2 एकम 2 पंचे 10 और 3 से 3 पचे 15। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 लिखा जा सकता है भाई। अब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या बताया गया, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। देखो भाई उभयनिष्ठ कौन है, जो सब में है। देखिए सब में 2 उपस्थित है और सब में 3 भी उपस्थित है। मतलब जो सब में उपस्थित हो, सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित हो, उस संख्या को हम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या 6 में 2 उपलब्ध है, 3 भी है। दूसरी संख्या 72 में भी 2 3 उपलब्ध है, 120 में भी 2 और 3 उपलब्ध है। तो ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो 2 उपलब्ध है, 2 की सबसे छोटी घात कितना, 1, तो हम 1 लिख सकते हैं, गुणे दूसरी उभयनिष्ठ संख्या 3 है और 3 का सबसे छोटी घात कौन होगा, यहाँ भी 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 बराबर कितना, 6। तो एचसीएफ आ गया 6। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या बताया गया, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक में 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 की घात अधिकतम घात कितना है, 3, और 3 की अधिकतम घात कितना है, 3, और अगला अभाज्य गुणनखंड कितना, 5, 5 का अधिकतम घात 1 ही है। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 का मान 8 और 3 की घात, गलती हो गई भाई, 3 का अधिकतम घात 2 है,
तो ये 2 रहेगा। तो 3 का वर्ग 9 और गुणे 5, इसका गुणनखंड कराएंगे, गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल आ जाएगा 8 पंचे 40, 4 9 36, 360। अतः आप बता सकते हैं यह CF किसका है, CF 6, 72 और 120 का कितना आ गया 6। कन्फर्म हुआ भाई। और LCM निकालेंगे, LCM किसका 6 का, 72 और 120 का कितना आया है 360। आशा करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से दो संख्याओं का मतलब 2 या 2 से अधिक के पूर्णांकों का SCF और LCM ज्ञात करना आपको समझ में आया। आइए देखा जाए फिर से। सबसे पहले दी संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उनको घातांक के रूप में लिख लीजिएगा। यह CF निकालेंगे तो यह CF में क्या किया जाता है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात रखी जाती है। मतलब जो सब में उपस्थित हो संख्या उसे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कहेंगे और उसकी न्यूनतम घात रखी जाएगी। जैसे 2 सब में उपस्थित था, 2 की अधिकतम घात, न्यूनतम घात, महत्तम समापर्तक में न्यूनतम घात रखी जाती है 1 है। और दूसरा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 3 है, इसका न्यूनतम घात 1 है। तो 2 की घात 1 मतलब 2, 3 की घात 1 मतलब 3 बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। इसका LCM निकालेंगे तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात रखी जाती है। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड इसमें 2 है, 2 की अधिकतम घात 3 आएगा। देखिए सब में 2 है तो 2 की अधिकतम घात 3। और फिर अगला अभाज्य गुणनखंड 3 है और 3 का अधिकतम घात 2 है तो ये 2 लिखा गया। और अगला अभाज्य गुणनखंड 5 है और 5 की अधिकतम घात 1 है तो 1 लिखा गया। तो 2 की घात 3 का मान 8, 3 की घात 2 का मान 9 और गुणे 5, गुणा कराएंगे 360 है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आए। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली के सवाल। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम एक पॉइंट और नोट करा दें कि यह सूत्र केवल 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए है। ध्यान दीजिएगा, यह सूत्र केवल 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए है। यदि 3 धनात्मक पूर्णांक है तो 3 धनात्मक पूर्णांकों के लिए सूत्र उपयुक्त नहीं होता है। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और नोट करना है कि यह CF तीनों संख्याओं के, जैसे A B C 3 पूर्णांक है और इसका LCM अर्थात A B C का LCM ये बराबर नहीं हो सकता A गुणे B गुणे C के। एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि 2 संख्याओं या 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही यह सूत्र उपयुक्त है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर SCF गुणे LCM। अगर ये 3 संख्या हो गई और 3 संख्याओं के लिए अगर ये फार्मूला प्रयोग करते हैं तो ये गलत होता है। अर्थात ये फार्मूला या ये सूत्र 3 संख्याओं से यानी 2 से अधिक संख्याओं के लिए उपयुक्त नहीं होता। जय हिंद दोस्तों।